दोस्तों नमस्कार। हर की नजर में 2024 का चुनाव है। यह चुनाव मोदी वर्सेस होगा कौन? इस चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए क्या वाकई विपक्ष एकजुट हो जाएगा? क्या वाकई राहुल की पदयात्रा कोई असर कांग्रेस के भीतर दिखा पाएगी, या फिर जो चुनाव इससे पहले होते रहे हैं उसमें बीजेपी कई फरलांग आगे खड़ी है? तो 2024 के चुनाव तो बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन इसके भीतर की लकीरों को आज जरा खींचिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। राहुल की पदयात्रा के 100 दिनों का पाठ क्या 2024 के लिए एक नई बिसात बिछा रहा है? क्या 2024 का चुनाव बीजेपी वर्सेस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा? क्या यह चुनाव विचारधारा के आश्रय होगा और इस विचारधारा में जीत और हार तय कर देगी कि भारत की राजनीति ही नहीं, यहां की सामाजिक स्थिति भी बदल चुकी है। अगर प्रधानमंत्री मोदी के लहजे में समझें तो भारत बदल रहा है, इसका नारा उन्होंने कई बार लगाया, लेकिन भारत की राजनीति को लेकर कभी भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि भारत राजनीतिक तौर पर बदल रहा है। माना यही गया कि एक तरफ सत्ता रहती है और दूसरी तरफ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाती है। और 2014, 2019 और उसके बाद 2024 में फिर से बीजेपी खड़ी है। उसके नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी हैं और उनके कद के सामने दूसरा कोई टिकता नहीं है। तो क्या वाकई यह चुनाव ऐसा होने वाला है? अगर ध्यान से पदयात्रा के पाठ का अध्ययन आप करना शुरू करें तो इस बिसात को समझने की कोशिश कीजिए कि राहुल गांधी क्यों कहते हैं जिन्हें जाना है चले जाएं। वह क्यों कहते हैं कि हमारे नेताओं में भी अहंकार रहा। वो ये क्यों कहते हैं कि करप्शन तो नेताओं के साथ भी रहा, लेकिन वह भारत जोड़ने निकले हैं। महंगाई का जिक्र करते हैं, बेरोजगारी का जिक्र करते हैं, संस्थानों पर सत्ता ने कैसे कब्जा कर लिया इसका जिक्र करते हैं, लेकिन यह राजनीतिक इशू है। और पहली बार सवाल यह हो चला है कि देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी और उसको संभाले हुए नेहरू गांधी परिवार का कोई शख्स विचारधारा को इसलिए सामने लेकर आना चाहता है कि जिससे जो कांधे पर कांग्रेस का वह बोझ है जो इससे पहले की राजनीतिक सत्ता में उनके अपने नेताओं ने या अपनी गवर्नेंस ने दिया, वह कम से कम छिटक जाए। या फिर विचारधारा के आश्रय यह देश तय कर ले कि उसे नरेंद्र मोदी, आरएसएस या बीजेपी की विचारधारा के साथ चलना है या कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़े होना है। विचारधारा की यह लड़ाई क्या जातीय ध्रुवीकरण को खत्म करती है? क्या वाकई यह धार्मिक या सांप्रदायिक तौर पर जो लकीर समाज में खींची जाती है उसे खत्म करती है? और राहुल गांधी की इस बिसात में आने वाले वक्त में कौन सी टीम होगी वह खुद बनाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी मान्यता पार्टी के भीतर और बाहर नैतिक तौर पर इस पदयात्रा ने खड़ी कर दी है। क्या वाकई यह सही है? इसके दो रूप हो सकते हैं। पहला रूप तो बहुत साफ तरीके से मैथमेटिक्स कहता है कि 543 में से 272 सीट कांग्रेस को कैसे मिलेगी। और राज्य दर राज्य अगर परखते चले जाइए तो 2024 से पहले भी जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं वो उसके दायरे में लोकसभा की 106 सीट आती है। उस 106 सीट में भी कांग्रेस ने सिर्फ 8 सीटें जीती। कल्पना के परे है ये। 10% सीट भी वह जीत नहीं पाई। जिन राज्यों में अब चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों की फहरिस्त को अगर आप टटोल लीजिए एक क्षण के लिए तो इसके बाद मैथमेटिक्स से आगे विचारधारा पर चलेंगे। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, यहां की 5 सीट, इसमें सिर्फ मेघालय की 1 सीट पर कांग्रेस जीती। इसके बाद मिजोरम की 1 सीट, वहां पर भी नहीं जीत पाई। उसके बाद कर्नाटक की 28 सीट, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। राजस्थान में तो 1 भी सीट नहीं मिली। आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 1 सीट मिली। छत्तीसगढ़ में 2 सीट मिली। तेलंगाना में 3 सीट मिली। सब जोड़िएगा तो 116 सीट लोकसभा की इस दायरे में आती है और उसमें से सिर्फ 8, यानी कितने प्रतिशत है? 5%, 6%। इस स्थिति में 2024 का चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, जबकि उसे पता है राजस्थान फिलहाल उसका शासित राज्य है, वहां उसे जीतना है। छत्तीसगढ़ उसे पता है उसका शासित राज्य है और वहां पर भूपेश बघेल ने शानदार काम किया है, जीतेंगे। कर्नाटक से पदयात्रा गुजरी है और वहां के समीकरण बतलाते हैं कि डी शिव कुमार हो या फिर सिद्धारमैया हो, सब साथ चलेंगे तो चुनाव जीतेंगे। लेकिन इसके इतर
जो लोकसभा की हकीकत है वह कांग्रेस को सत्ता से बहुत दूर कर देती है। तो क्या वाकई एक ऐसी स्थिति है जिसमें राहुल गांधी को पहला पाठ इस पदयात्रा का यही मिला कि दरअसल आप उस पॉलिटिकल गिमिक्स में न फंसिए जहां पर आंकड़े या मैथमेटिक्स मायने रखता है। आप उन मुद्दों में ना फंसिए जो जातीय तौर पर समाज में वोटरों का ध्रुवीकरण करता है और बीजेपी को इसका लाभ मिल जाता है। सोशल इंजीनियरिंग से निकलते निकलते उसने जो समीकरण सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के भी बनाए, राजनीतिक लाभ उसी को मिलता है और उसके नेताओं की एक लंबी कतार है। लेकिन कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है। सबको पता है कि भूपेश बघेल जो हैं वह ओबीसी हैं, लेकिन ओबीसी नेता के तौर पर उनकी पहचान नहीं है। गहलोत भी माली समाज से आते हैं, वह भी ओबीसी के तौर पर होंगे, लेकिन उनकी पहचान ओबीसी के तौर पर नहीं है। सचिन पायलट गुज्जर से आते हैं, लेकिन वह भी अपनी जाति को पीछे रखते हैं और सामूहिक सहमति कैसे मिले इसको लेकर वो आगे बढ़ते हैं। इस फहरिस्त में हो सकता है आपके दिमाग में यह भी आए कि दरअसल कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले नेताओं की फहरिस्त भी तो देख लीजिए। कैप्टन ने साथ छोड़ दिया, गुलाम नबी आजाद ने साथ छोड़ दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साथ छोड़ दिया, कपिल सिब्बल ने साथ छोड़ दिया और एक लंबी फहरिस्त है जो एमएलएस की भी होगी, नेताओं की भी होगी, जो साथ छोड़ते चले गए। राजनीति की इस तिकड़म के ठीक समानांतर क्या यह पदयात्रा भारत को उस रूप में खड़ा कर सकती है जहां पर विचारधारा वर्सेस विचारधारा हो? क्योंकि याद कीजिए, जब केरल में यह यात्रा थी तो एक तस्वीर उभर कर आई कांग्रेस की तरफ से ही, जिसमें आरएसएस की निकर जल रही थी, नीचे सुलग रही थी और उसको लेकर राजनीतिक हंगामा हुआ। ठीक वैसे ही उसका हंगामा महाराष्ट्र में दूसरे तरीके से नजर आया जब माफी वीर सावरकर का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले तौर पर कहा, यह है स्थिति सावरकर की। हालांकि रूठी शिवसेना भी, एनसीपी भी, लेकिन राहुल अडिग रहे। यानी वो एक महीन लकीर खींचना चाहते हैं इस पदयात्रा के जरिए कि जो आरएसएस की विचारधारा है, अगर देश उनके साथ खड़ा है तो जिता दे उन्हें। और हमारी जो विचारधारा है वह विचारधारा मौजूदा वक्त में कांग्रेस की उस विरासत से जुड़ी है जिसमें नेहरू का जिक्र होता है, सरदार पटेल का जिक्र होता है, लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र होता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जिक्र होता है। आजादी के बाद की परिस्थितियों के नेताओं की फहरिस्त जो है, इस लहजे में जरा समझिए, जेपी भी वहीं से निकल कर आए और वो इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और कांग्रेस छोड़कर ममता भी निकल कर आई, जगन रेड्डी भी निकल कर आए, सत्ता उन्होंने भी पाई, उन्हें भी मिली। तो क्या राजनीतिक तौर पर अगर जीत चाहिए और अगर चुनावी जीत के लिए विचारधारा की बिसात बिछा दी जाए तो एक झटके में क्या 2024 का मैदान बदल जाएगा? गोल पोस्ट के तौर तरीके बदल जाएंगे, खिलाड़ी बदल जाएंगे। राहुल गांधी इस दिशा में बढ़ना जरूर चाहते हैं और उस विचारधारा को वो बार बार जिक्र करते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने या फिर उनके भाषणों को सुने, इस दौर में आपको लगेगा ये कोई धर्मगुरु तो नहीं है, कोई संत भी नहीं है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं है, ये तो पॉलिटिशियन है। तो यहां पर एक हकीकत और जान लीजिए, 2024 की हार के बाद भी राहुल गांधी कांग्रेस के नेता रहेंगे और 2004 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब से वो कांग्रेस के नेता हैं और वो तब तक रहेंगे जब तक वो हैं। लेकिन 2024 अगर नरेंद्र मोदी हार जाते हैं तो नरेंद्र मोदी का कैरियर खत्म। यहां तक कि जो बीजेपी से उनका ज्यादा बड़ा कद हो गया है तो बीजेपी भी खत्म, आरएसएस भी संकट में। यानी अपने बैगेज को जो उन्होंने उठाया हुआ है उस पर अटैक अभी भी कोई नहीं कर रहा था। 2019 तक ध्यान दीजिए तो गब्बर सिंह टैक्स का जिक्र होता था, जीएसटी का जिक्र हो रहा था, नोटबंदी का जिक्र हो रहा था, यानी मुद्दों के आश्रय गवर्नेंस का सवाल। लेकिन इसके ठीक समानांतर विचारधारा के आश्रय आरएसएस और बीजेपी का सवाल। इन दोनों के अंतर को जरा समझिए। इस दिशा में राहुल गांधी एक मोटी लकीर कांग्रेस के भीतर खींचना चाहते हैं और समाज के भीतर उसी दिशा में राजनीतिक चुनाव को भी ले जाना चाहते हैं। तो क्या वो सफल होंगे या कांग्रेस इतनी मजबूत है? इसके लिए 3 काम करने की जरूरत है जिस दिशा में कांग्रेस अपने तौर पर राहुल गांधी के जरिए सोचिए तो सक्रिय हो रही है।
अगर आप मैथमेटिक्स में आइएगा तो राहुल गांधी कोई कमाल 2024 में वोटों के जरिए या दलित वोट बैंक, आदिवासी वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक, ब्राह्मण का वोट बैंक, राजपूत का वोट बैंक, इस आश्रय वो सेंध लगा पाने की स्थिति में बीजेपी के किले में कतई नहीं है। और जो छत्रपों का मिजाज है वो जातीय समीकरण के आश्रय ही टिका हुआ है, इसे वो बाखूबी जानते हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती ही क्यों ना हो, या फिर अपने तौर पर दक्षिण भारत के छत्रपों में भी बढ़िए तो वहां पर एक राष्ट्रीय सहमति के साथ किसी नेता का आगमन अभी तक नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी भूमिका स्टेट्समैन के तौर पर नहीं रही है। स्टेट्समैन के दायरे में हर नागरिक आता है, स्टेट्समैन के दायरे में हर जाति, हर धर्म, हर समाज आता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मोटी मोटी लकीरें खींच के जो समाज को बांटा है, उसमें विचारधारा नफरत और घृणा को रूप में राहुल गांधी देखना चाहते हैं। यहीं से असल सवाल शुरू होता है कि जिस धारा को शुरुआत की पदयात्रा के साथ 100 दिनों के बाद जब आप उसका आकलन करना शुरू करते हैं, तो क्या गेम के तौर तरीके राहुल गांधी बदल पाएंगे, या कांग्रेस को यह मंत्र मिल गया कि अब उसे 26 जनवरी के बाद जब यह पदयात्रा खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करनी है। प्रांत दर प्रांत, पंचायत दर पंचायत, जिले दर जिले, गांव दर गांव। अगर कांग्रेस के संगठन को देखिए तो संगठन में कोई लिखित तौर पर कांग्रेसी नहीं होता है। गांव में, पंचायत में एक वैचारिक समझ रही है, ठीक वैसे ही जैसी बीजेपी या जनसंघ को लेकर रही या आरएसएस को लेकर अभी भी है। ये एक वैचारिक समझ होती है। आरएसएस के स्वयंसेवक घर से निकलकर चले जाते हैं धमा चौकड़ी मनाने, मैदान के भीतर में वह योगाभ्यास करते हैं, डंडा भांजते हैं, तमाम चीज करते हैं। उसके पीछे कोई मेंटल फिलॉसफी नहीं होती है उस दौर में। हाँ, धीरे धीरे शाखा लगती है, लोगों की आवाजाही शुरू होती है, उसमें प्रचारक आता है, किसी मुद्दे पर भाषण देता है, यह एक चीजें चलती हैं। लेकिन कांग्रेस ने एक झटके में, ध्यान दीजिए, तो इन सारी चीजों को धीरे धीरे अपने ही प्रयोग से खत्म कर दिया। वह एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बन गई जिसको चुनाव लड़ना नहीं है बल्कि सत्ता संभालना है, यह उसने मान लिया। शायद इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी का जो पतन हुआ वह उस चकाचौंध पॉलिटिक्स का पतन था जिसे अंग्रेजी में शाइनिंग इंडिया कहा गया। उस पीरियड में चले जाइएगा तो कोई सोनिया गांधी देश भर में नहीं घूम रही थी, कांग्रेस कोई देश भर में नहीं घूम रही थी। कांग्रेस एक विचारधारा को लेकर खड़ी थी और उसकी आंच के बीच में नरसिम्हा राव का हिस्सा गायब कर दिया गया और राजीव गांधी के सिरे को पकड़ा गया कि राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी 2004 में आकर खड़ी है। इसीलिए फिर उस चुनाव पे लौटिएगा तो जनता ने वाजपेयी को हराया, सोनिया को नहीं जिताया था, इसीलिए गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन उसके बाद के गवर्नेंस के तौर तरीकों में एक चेक एंड बैलेंस जो था वह पॉलिटिक्स था और दूसरी तरफ समाज था। पॉलिटिक्स ने मनमोहन सिंह के जरिए इस देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म को देखा, आर्थिक उन्नति को देखा, और सोनिया गांधी के जरिए इस देश के भीतर में मनरेगा को देखा, राइट टू फूड को देखा। अगर इन परिस्थिति को समझे तो दो चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति थी। लेकिन 2011-12 के बाद से स्थिति डगमगाने लगी और पूरे तरीके से 2014 के चुनाव में एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कांग्रेस ने खुद को खड़ा किया और इसी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ हिस्सों को, जो उस वक्त कांग्रेस के जो महारथी थे, वो राहुल गांधी को जो भी पाठ पढ़ा रहे थे, राहुल गांधी भी उसी तर्ज पर निकले। वो चाहे प्रधान सेवक हो, चाहे सेवक को चोर कहना हो, चाहे जिस रूप में भी हो, इस वक्तव्य में निकले। यानी एक लिहाज से यह भी एक नफरत और घृणा की सोच थी राजनीतिक तौर पर, लेकिन सामाजिक तौर पर जो घृणा और नफरत की सोच इस दौर में, चाहे वो सीएए, एनआरसी हो, चाहे बीजेपी के उठाए गए मुद्दे ही क्यों ना हो, चाहे वो भीड़ तंत्र का न्याय इस दौर में नजर आ रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में शुरुआती दौर में जो इनकाउंटर हो रहे हों, जातियों को निशाने पर लेना और खुले तौर पर खुद को ओबीसी बताना और यादव माइनस ओबीसी का जिक्र करके चुनाव मैदान में कूदना, जाटव माइनस दलित का कह के मैदान में कूदना, 80-20 करके मुस्लिमों को हाशिए पर ढकेलना, इस राजनीति का पाठ भारत के भीतर किसी राष्ट्रीय दल ने इससे पहले नहीं किया था, जो प्रयोग बीजेपी ने अपने तौर पर किया। दरअसल राहुल गांधी की पदयात्रा का मूल मंत्र इसी परिस्थिति को चुनावी मैथमेटिक्स से हटकर विचारधारा या आइडियोलॉजी के आश्रय उभारना है
और क्या जनता से जो संवाद उनका लगातार बन रहा है, उस संवाद में जनता कितनी ट्रेंड कैसे होगी, यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो इस दौर में वहां की परिस्थितियों में आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थितियों के साथ राजनीतिक सत्ता की ताकत को महसूस कीजिए। तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल लोगों के भीतर जो संकट है, उस संकट की दिशा राजनीतिक सत्ता के साथ जुड़ ही जाती है। तो राजनीतिक सत्ता जब मुद्दों को एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर ना आने दे, और गुजरात का महाप्रयोग जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उसमें 27 बरस की सत्ता भी अगर एंटी इनकम्बेंसी की दिशा में नहीं जा पाई, तो सवाल यह है कि अगर राजनीतिक तौर पर पार्टियों की लड़ाई लड़ेंगे तो कांग्रेस जीत नहीं पाएगी। इतनी मजबूती के साथ बीजेपी आकर खड़ी हो गई है। वो चाहे नफरत हो, चाहे घृणा हो, चाहे ध्रुवीकरण हो, चाहे मुस्लिमों को हाशिए पर ढकेलना हो, चाहे संकीर्णतावाद को राजनीतिक मान्यता देनी हो, या संकीर्णतावाद के दायरे में रूल ऑफ लॉ को नहीं लाना हो। अगर इन परिस्थितियों के समानांतर आप कोई दूसरी राजनीति खड़ी कर सकते हैं तो यह पदयात्रा के जरिए निकलती हुई आइडियोलॉजी की यात्रा है। और आइडियोलॉजी कांग्रेस के पास अभी कोई नहीं है, लेकिन कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी बार बार आजादी के संघर्ष और आजादी के बाद इस देश को संभालने की परिस्थितियों से जुड़ती जरूर है। भारत के पास बताने को क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो मौजूदा वक्त की देन नहीं है, बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय मंच ग्लोब में उदय होना जो मौजूदा वक्त की देन नहीं है, भारत के डेमोक्रेसी के आश्रय दुनिया के तमाम विकसित देशों का बार बार अध्यात्म और एजुकेशन को लेकर भारत की तरफ देखना जो तत्काल की सोच नहीं है, भारत के राजनीतिक प्रयोग में लोकतंत्र को जिंदा रखना और हर 5 साल के बाद जनता के वोट और इतनी बड़ी तादाद में वोटरों के आश्रय दुनिया के सामने डेमोक्रेसी का एक नया पाठ रखना, यह मौजूदा वक्त की देन नहीं है। भारत के भीतर जो इकोनॉमी को डेवलप करते हुए विश्व मंदी जो 2008-9 में आई, उस समय भी भारत की इकोनॉमी को संभालना और अमेरिका जैसे देश को कहना कि हम आपको इतनी नौकरियां दे सकते हैं, लाखों नौकरियां दे सकते हैं, यह इस वक्त की देन नहीं है। इस दौर में भारत की जनता के लिए जो नेशनलाइजेशन का चेहरा था, वो नेशनलाइजेशन का चेहरा इकोनॉमी से जुड़ा हुआ था जो मौजूदा वक्त की देन नहीं है। चाहे वो बैंकों का नेशनलाइजेशन हो, चाहे वह माइनिंग का नेशनलाइजेशन हो, चाहे इस देश की खनिज संपदा का नेशनलाइजेशन हो। और इस दौर में जो विदेश नीति का चेहरा था, उसमें चाइना के साथ दो दो हाथ भी करना और पाकिस्तान को लेकर सवाल भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाना, लेकिन एक रास्ता बनाए रखना संवाद का भी और भारत को आगे बढ़ाने का भी। लेकिन ध्यान दीजिए मौजूदा वक्त ने क्या क्या दिया। अगर उसको भी और उन मुद्दों को भी दबाने की स्थिति में राजनीतिक सत्ता आ जाती है और उसका हुनर या उसकी काबिलियत मोदी के आश्रय या उनकी अगुवाई के आश्रय बीजेपी भी खामोश, आरएसएस भी खामोश, और नए तरीके से ये बदलते भारत की नई उग्र राजनीति का एक चेहरा उभर कर आता है, तो क्या मायने रखता है डिसइन्वेस्टमेंट, जो सरकार की कंपनियों को बेचना? क्या मायने रखता है प्राइवेटाइजेशन, जो नेशनलाइज चीजें हैं उनको प्राइवेट हाथों में देना? क्या मायने रखता है मोनेटाइजेशन, यानी इस देश की हर कीमत लगाकर उनके हाथों में सौंप देना जो देश में उनके मित्र के तौर पर उनकी पहचान हो? यानी राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने बीते 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में जो पाठ पढ़ाया, वह यकीनी तौर पर इससे पहले के 60 वर्ष में आपको देखने का मौका नहीं मिला होगा। और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की भी सत्ता है, वीपी सिंह की भी सत्ता है, देवगौड़ा भी हैं, गुजराल भी हैं, सभी कोई आ गया उसमें, चंद्रशेखर भी आ गए, हर कोई आ गया। लेकिन यह एकदम नया चेहरा था। चुनाव कराने से लेकर चुनावी जीत के लिए समाज को बांधने की नई सोच के साथ जो डेवलप हुई। अब यहां पर सवाल था, या तो आप उसमें बहुत ताकतवर हो जाएं, जो संभव नहीं है क्योंकि बीजेपी और संघ सरीखी लकीर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी खींच नहीं सकती है, क्योंकि उसकी जड़ें जो है समाज के भीतर प्रांत दर प्रांत इसलिए फैली हुई हैं क्योंकि आरएसएस ने अपना उत्थान जिस रूप में किया वो कांग्रेस को निशाने पर लेकर किया, मुस्लिम तुष्टीकरण को निशाने पर लेकर किया, और विरोध के स्वर गांधी के खिलाफ भी निकले। विभाजन में जो पैसा दिया गया
पाकिस्तान को उसको लेकर भी निकले, अलग अलग तरीके से निकले, और वो एक हिंदू समाज के साथ खुद को जोड़ने का प्रयास भी लगातार करते रहा। लेकिन मौजूदा वक्त में हिंदू की परिभाषा क्या है, आरएसएस से पूछकर देखिए, मुश्किल हो जाएगी अगर वो चुनावी जीत मोदी के साथ ना जुड़े तो। इस दौर में मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिसी क्या होनी चाहिए या उसका विरोध कैसा होगा, पूछ के देखिए बीजेपी या आरएसएस के स्वयंसेवक से, वह उतना ही बताएगा जिससे मोदी की जीत सुनिश्चित होती हो। यानी भारत की राजनीति में मोदी की सत्ता की जीत जो उस चुनावी समीकरणों के आश्रय जुड़ी हुई थी, जिसके आश्रय लगातार 2014-2019 का चुनाव कांग्रेस ने लड़ा, अब वो समझ गई कि दरअसल इस आश्रय जीता नहीं जा सकता है, तो एक नई परिस्थितियों को पैदा करना होगा। और ध्यान दीजिए, राहुल गांधी यकीनी तौर पर जब कहते हैं तो लगता है कि अच्छा कोई समाज सुधारक तो नहीं कह रहा है, ये पॉलिटिक्स कैसे करेंगे, अच्छा ये संत कोई कह रहा है, ये पॉलिटिक्स कैसे करेंगे। और इस दौर में बार बार दृश्य भरता, अच्छा इतना हुनरमंद व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, या राजनीतिक तौर पर इतना शातिर शख्स इस देश का प्रधानमंत्री है जो राजनीतिक गिमिक को अपने अनुकूल कर लेता है और हर मुद्दे को राष्ट्रवाद और देश की भावना से जोड़ देता है। कमाल की चीज है, यह हुनर और यह ताकत तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। तो इस हुनर को पाना है मुश्किल काम है, आपको तौर तरीके बदलने होंगे। और इस देश के मिजाज में जो उसकी खून और उसकी शिराओं में जो डेमोक्रेसी जीती है, जो आपस में एक दूसरे से मिलकर रहना जीता है, उस परिस्थिति को उभारने का काम इस विचारधारा के तहत हो सकता है या नहीं आ सकता है, क्योंकि उसमें कुछ सेंध टकराव के जरूर लगे हैं। वो गहलोत और सचिन पायलट के हों, सिद्धारमैया या डी शिव कुमार के हों, भूपेश बघेल या वहां के नेता के हों। सामान्यतः कांग्रेस नई दृष्टि से कैसे डेवलप हो सकती है, क्या ये 2024 की बिसात इस पदयात्रा से निकलेगी और ये सफलतापूर्वक आ सकेगी, ये सवाल हर जहन में जरूर आएगा। अब यहां पे एक आखिरी सवाल, इस मोटी सी लकीर के ठीक समानांतर इस बात को याद रखिए कि 2024 के चुनाव परिणाम क्या राजनीतिक और मैथमेटिक्स के लिहाज से अगर मोदी सत्ता को जीत दिला देते हैं तो क्या यह आरएसएस की विचारधारा की जीत होगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर वो हार जाती है तो क्या विचारधारा आरएसएस की खत्म मान ली जाएगी और मोदी का कैरियर खत्म, अगर वो हार जाते हैं चुनाव। लेकिन इन दोनों से जुड़ा हुआ एक तीसरा सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। पहली बार भारत के भीतर आजादी के बाद कांग्रेस उस मंत्र को जिंदा करना चाहती है, उस आइडियोलॉजी को जिंदा करना चाहती है। राहुल गांधी कांग्रेस की विरासत को संभालते हुए, नेहरू गांधी परिवार की विरासत को संभालते हुए भी दरअसल उससे हटकर एक ऐसी राजनीति खड़ा करना चाहते हैं जिस राजनीति ने जो पहले से खड़ी थी उसे कांग्रेस को सबसे दरिद्र बना दिया, सबसे कमजोर बना दिया गया। उसको बदलने के तरीके बिल्कुल नए सोच के साथ कैसे होंगे, और अगले एक बरस के भीतर 26 जनवरी के बाद भी कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस हरकत में आएगी, और उससे देश के भीतर मिजाज इसलिए बदले क्योंकि मुद्दे सामने हैं। उसका असर जनता पे पड़ रहा है, कांग्रेस पे नहीं पड़ रहा है। महंगाई का असर लोगों पर, बेरोजगारी का असर लोगों पर, प्राइवेटाइजेशन का असर लोगों पर, यानी सारे असर अगर लोगों पर पड़ रहे हैं तो उस असर को अगर एक वैचारिक जमीन दे दी जाए तो क्या भारत की राजनीति बदल जाएगी। 2024 का चुनाव शायद इस दिशा में बिछती हुई बिसात पर हम और आप दोनों खड़े हैं। सिर्फ इसे पढ़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, और इसके ठीक समानांतर कांग्रेस को भी अपने करप्ट अहंकार नेताओं को दरकिनार करने की जरूरत है, या वो होते चले जाएंगे। ये धीरे धीरे परिस्थितियां, एक बरस का वक्त है, हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। असल परीक्षा इसी बात को लेकर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।